बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मसूद अहमद और आप देख रहे हैं लॉ लेंस। जिस तरीके से हमने पहला लेक्चर दिया था वो इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताया था आपको कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ क्या होती है, इसकी मीनिंग भी हमने ज़िक्र किया था, इंट्रोडक्शन। आज का जो हमारा दूसरा पार्ट है, लेक्चर है इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज। इंटरनेशनल लॉ की सोर्सेज क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज उर्दू में ऐसे कहते हैं माखूज, यानी जो इंटरनेशनल लॉ है कहाँ से माखूज हुआ है, कहाँ से निकला है। अब इनकी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लॉ की सोर्सेज क्या होती है। तो सोर्सेज में आने से पहले हम इसकी थोड़ा सा इंट्रो करेंगे। तो हमने पीछे भी देखा था, पढ़ा था कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स। इंटरनेशनल लॉ क्या था? बॉडी ऑफ रूल्स था। अच्छा, तो इंटरनेशनल लॉ की एक और होती कि रेगुलेट रिलेशनशिप अमंग द स्टेट। इंटरनेशनल लॉ का क्या था डेफिनेशन, कि क्या करता है, स्टेट के दरमियान रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। दो स्टेट के दरमियान या फिर स्टेट के दरमियान, कंट्रीज के दरमियान ये क्या करता है, रिलेशन को रेगुलेट करता है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की सोर्सेज की बात करें तो आईसीजे यानी आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आर्टिकल 38 ने पूरा ये हमें सोर्सेज बताया है। जिस तरीके से आईसीजे की हम बात करें, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा कोई क्रिमिनल मुकदमा होता है तो हम सीआरपीसी की तरफ रुजू करते हैं, अगर सिविल होता है तो हम सीपीसी की तरफ रुजू करते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो भी मुकदमात होते हैं या फिर जो भी कन्वेंशन होते हैं या फिर कोई भी मसला होता है या फिर कोई भी तिजारत का काम होता है, इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड का काम होता है, तो ये सब के सब आपको कहाँ मिलेंगे? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मिलेंगे। और ये कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 38 के अंदर मौजूद है। तो सोर्सेज की तरफ आते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ की सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंटरनेशनल लॉ की जो पहली सोर्स है वो क्या है? इंटरनेशनल कस्टम। हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ या बॉडी ऑफ रूल्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ किस चीज से बना हुआ है? कस्टम से बना हुआ है। इंटरनेशनल लॉ की डिफिनेशन की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ किस चीज से बना? कस्टम। तो कस्टम भी क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पर्सन, यानी पुराने जमाने 5000 साल पहले लोग थे, उनकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पर्सन, आज तक जो आ रहा है, चलता आ रहा है, उनकी प्रैक्टिस वो क्या है? वो कस्टम है हमारे पास। और कस्टम में क्या होना चाहिए? लॉन्ग ड्यूरेशन, वो चीज जो पुराने जमाने से चलता आ रहा हो और अभी तक मौजूद हो, लॉन्ग ड्यूरेशन से हो, बड़ी मुद्दत से चलता आ रहा हो, ये क्या है? ये कस्टम है। फिर कस्टम का क्या है? यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक जैसे, जो पुराने ज़माने से लेकर अभी तक एक जैसा हो, और कंसिस्टेंसी तसलसल के साथ जारी हो, और तसलसल के साथ क्या हो? वो चलता आ रहा हो। तो इंटरनेशनल लॉ की जो पहली सोर्स है वो क्या है? इंटरनेशनल कस्टम। जो इंटरनेशनल लॉ है वो किस चीज़ की बुनियाद पर बहस करता है? इसकी सोर्स क्या है? कस्टम की बुनियाद पर ये क्या करता है? बहस करता है। अच्छा, अगर हम इसकी दूसरी सोर्स की बात करें तो फिर क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होती है? आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट है, यानी आपकी ममालिक, आपके मुल्क के जो नुमाइंदे हैं, ये भी कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव स्टेट या फिर प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। एक स्टेट का वजीर खारिजा है या फिर जो भी है, दूसरे स्टेट के अंदर जाके कुछ हसूल या फिर असूलों के बुनियाद पर कुछ चीज़ों पर रजामंद होते हैं, या फिर कुछ ट्रीटीज़ होते हैं, ट्रीटीज़ के ऊपर रजामंद होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कन्वेंशन कहते हैं। तो फिर कन्वेंशन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। ये इंटरनेशनल लॉ का दूसरा सोर्स है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की तीसरी सोर्स के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल लॉ की जो तीसरी सोर्स है वो क्या है? ट्रीटी। ट्रीटी कहते हैं, ट्रीटी मुआहदे को कहते हैं। अब क्या होती है मुआहदा? अगर मुआहदा, तो मुआहदा दो किस्म के होते हैं। एक होती है लॉ मेकिंग ट्रीटी। अब लॉ मेकिंग ट्रीटी क्या है? ये आपकी यूनिवर्सल रूल है। यूनिवर्सल रूल है, यानी पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। जिस तरीके से आप लोग अगर यूएन चार्टर देखे तो इसमें साफ जाहिर से ये चीज़ें लिखी हुई है। अगर हम दूसरी इसकी बात करें, कंट्रैक्ट मेकिंग ट्रीटी। अब इसकी दूसरी ट्रीटी की बात करें, क्या है? कंट्रैक्ट मेकिंग ट्रीटी। अब ये क्या है? एक स्पेसिफिक इशू है, दो मुल्कों के दरमियान या फिर दो स्टेट के दरमियान एक स्पेसिफिक इशू को लेकर उसमें बैठकर कुछ चीज़ों पर बात होती है या फिर उन पर रजामंद होती है, तो फिर वो क्या कहती है? कंट्रैक्ट मेकिंग ट्रीटी। इसकी मिसाल आप ये ले लें, जो इंडस वाटर ट्रीटी है आपकी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब ये क्या है? ये कंट्रैक्ट है। ठीक है, ये कंट्रैक्ट है। अब इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब क्या था? ये जो पानी है, यानी कश्मीर का पानी या फिर इंडस रिवर है,
अब इसको क्या करना था, दो स्टेट के दरमियान हमें तकसीम करना था। क्यों तकसीम करना था? ताकि जो दोनों ममालिक है यानी पाकिस्तान है और इंडिया है, दोनों मुल्क है, उनकी राइट्स और उनकी ओब्लिगेशन का क्या करें, हमें पता चले। अब जिस तरीके से ये मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंडस रिवर ट्रीटी का मुआहिदा हुआ था, तो ये किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक ने किया था। तो फिर वर्ल्ड बैंक वहाँ पर क्या था, एज अ सालिस क्या क्या इन्होंने फैसला सुनाया, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अच्छा, तो इसके अगर सोर्स नंबर 4 में आए, सोर्स नंबर 4 में आईसीजे में लिखा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लॉ के बुनियादी असूल या फिर इसके जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में जिस तरीके से हमें लॉ में एग्जाम दी गई है, जिस तरीके से रेस जुडिकाटा, इसका मतलब यही है कि अगर किसी भी मुल्क के खिलाफ या फिर किसी भी स्टेट के खिलाफ एक दफ़ा किसी चीज़ पर डिसीजन दे दी, तो फिर बाद में उस वो जो फैसला होगा वो री डिसीजन नहीं होगा उसका, एक दफ़ा फैसला हुआ तो बस हो गया। तो इसके जो दूसरा है वो क्या है, रेडी अल्ट्रम पर्ट्रम। रेडी अल्ट्रम पर्ट्रम का मतलब यही है कि अगर कोई भी मुकदमा होगा दो स्टेट के दरमियान या फिर कोई भी मुआहिदा होगा, कोई भी कन्वेंशन होगा, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, दोनों स्टेट को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। ये हुआ इसका चौथा सोर्स। अगर पांचवी सोर्स में आया क्या, जुडिशल डिसीजन। जुडिशल डिसीजन, अब इसके अंदर जो डिसाइड करने वाले कौन है, ये आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई भी मुआहिदा दो मुल्कों के दरमियान तय पाता है तो इसका फैसला कौन सुनाएगा, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिस तरीके से मैंने मिसाल दी थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, तो फिर इसका फैसला किसने सुनाया था, वर्ल्ड बैंक यानी आईसीजे ने सुनाया था। कि इसका जो फैसला होगा कौन सुनाएगा, आईसीजे। आईसीजे यहाँ पर किस चीज़ का किरदार अदा करेगा, एज अ प्रेसिडेंट का किरदार अदा करेगा, दो स्टेट के दरमियान जो फैसला सुनाएगा। इसके लास्ट अगर पार्ट में आए तो फिर क्या है, डिसीजन ऑफ ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, अब इंटरनेशल इंस्टीट्यूशन भी है, उनके आर्गन भी है, अब वो भी फैसले सुनाते हैं। जिस तरीके से हमने कहा कि जो यूएनओ है एज अ पार्लियामेंट वो किरदार अदा कर रहा है इंटरनेशनल लॉ में यूएनओ। जिस तरीके से अगर देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक इसका एक आर्गन है, ये भी फैसला सुनाता है या फिर फैसला देता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस आया था तो फिर इसने फैसला दिया था, इसने ये हमें कमांड दी थी कि मतलब कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में बताया था, किस तरीके से बचना है, आपको क्या करना है, आपको तिजारत के ऊपर वो कर सकता है। तो ये सब के सब WHO ने बताया था। जिस तरीके से IMF, ये भी इसका एक आर्गन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इस तरीके से हम देखें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है, ये इंटरनेशनल लॉ का क्या है, एक आर्गन है जो हमें असूल बताते हैं। किस चीज़ के बारे में असूल बताते हैं, हमें ट्रेडिंग के असूल बताते हैं कि इस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना है। तो आज का लेक्चर हमारा हुआ इंटरनेशनल लॉ, उसके शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हुआ, इसके कुछ सोर्सेज हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होती है, इस तरह तसलसल से हम चल के हम इंटरनेशनल लॉ को सर मुकम्मल करेंगे। थैंक यू।